नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी जागृति क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल मौर्योत्तर काल को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो पूरा मौर्योत्तर काल कंप्लीट कल हुआ था। आज हम लोग उस पर आधारित मौर्योत्तर काल पर आधारित जितने भी प्रश्न है सब पर हम लोग चर्चा आज लगभग करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मौर्योत्तर में हिंद यूनानी शासकों का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले इंडो ग्रीक, ये मतलब हिंद यूनानी आक्रमण करते हैं भारत में, फिर उसके बाद शक करते हैं, फिर उसके बाद पहलव जिसको कहते हैं, पल्लव नहीं पहलव, फिर उसके बाद कुषाणों का आक्रमण भारत में आता है और यही लोग यहाँ पर भारत में बस जाते हैं। तो रुद्रदामन जो होता है वो शक शासक रहता है, ठीक है। मीनांडर जो है वो ये हिंद यूनानी, ठीक। गोंडो फर्नेस पहलव शासक है, ठीक है। और इसी के शासन काल में सेंट थॉमस भारत आता है, हमने आपको बकायदा बताया हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक रहता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? मीनांडर हो जाएगा। दूसरा है, कूट दिया गया है, युग्म को सुमेलित करना है। मीनांडर, एंटियालकिड्स, रुद्रदामन और गोंडो फर्नेस, ठीक है। तो मीनांडर की जो राजधानी रहती है वो कहाँ रहती है? साकल रहती है। एंटियालकट्स के समय में हेलियोडोरस भारत में आया था। रुद्रदामन का क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है। गोंडो फर्नेस, सेंट थॉमस अभी हमने चर्चा की थी। तो जो इतनी भी चीजें दी गई हैं सब कुछ इसमें मेल खा रहा है। आंसर हो जाएगा इसका डी। आप लोग भी अपना आंसर बताते रहिए, लगाते रहिए, बाद में हम आंसर आपको दे ही देंगे, ठीक है। फिर इंडो ग्रीक शासकों पर ही है तीसरा सवाल। इंडो ग्रीक शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों के प्रचलन का श्रेय हिंद यूनानियों को दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा, मतलब आंसर कर रहे हैं, पहला कथन सही है। हेलेनिस्टिक कला, ठीक है, ग्रीक और भारतीय सम्मिलन से जो कला विकसित हुई उसे हेलेनिस्टिक कला कहते हैं, तो ये भी कथन सही है। इनके समय में रंगमंच में यवनिका, यवनिका मतलब पर्दा को यवनिका कहा जाता था, का उल्लेख मिलता है। तो ये हम लोग जब पढ़ रहे थे तभी बताए थे आपको। तो तीनों कथन इसमें से सही हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल यूपीएससी में भी आ सकता है, स्टेट पीसीएस में तो आ ही सकता है, ठीक है। वनडे कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। मैंने बताया था हेलियोडोरस स्तंभ के संदर्भ में। हेलियोडोरस ने विदिशा में, विदिशा नाम का एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहां गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। गरुड़ स्तंभ, इसका मतलब क्या है? गरुड़ किसकी सवारी है? भगवान विष्णु से संबंधित, मतलब वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित ये है। वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित है, ये कहा गया, ठीक है। तो यह अशोक द्वारा स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल नहीं। यह रुद्रदामन के शासन काल में निर्मित हुआ था? तो ये बिल्कुल गलत है। यह एंटियालकिड्स के दूत हेलियोडोरस ने विदिशा में स्थापित किया था, क्या? गरुड़ स्तंभ। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, यह कनिष्क द्वारा बौद्ध निर्मित बौद्ध स्तंभ था, तो ये गलत हो जाएगा। सी आंसर इसमें होगा, ठीक है। चार क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्वालिटी वाले क्वेश्चन बने हैं, आप इसको करते हैं तो आपको। अब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, हमने इसके बारे में आपको बताया है कि भारत का ऐसा प्रमुख अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और संस्कृत भाषा में लिखा है, इसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। सुदर्शन झील,
और सुदर्शन झील का निर्माण जो होता है वो किसके शासनकाल में होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। फिर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रुद्रदामन का भी वर्णन है, उसके बाद अशोक का वर्णन है, और एक गुप्त वंशी शासक है जिसका नाम मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें प्रथम बार ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ, तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम बार प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ये ब्राह्मी लिपि तो अशोक के समय में, इसमें संस्कृत भाषा के प्रयोग के साथ सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही कथन है जैसा हमने आपको बताया था। तो चौथी बौद्ध संगीत का कोई वर्णन नहीं, सातवाहन वंश के स्थापना की कोई बात इसमें नहीं मिलता। छठा सवाल है, निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल को भारत में ईसाई धर्म के प्रारंभिक आगमन के संदर्भ से जोड़ा जाता है? तो अभी हमने आप बताया था गोंडो फर्नीस। कौन आता है ईसाई? इसका सेंट थॉमस, ठीक है, सेंट थॉमस इसके शासनकाल में भारत में आता था, और किसी भी ईसाई धर्म के अनुयायी का प्रथम आगमन भारत में था। कुषाणों के संदर्भ में बात करते हैं हम लोग। कुषाणों के, वो कुषाण मध्य एशिया से संबंधित जनजातीय समूह थे, यूची जाति के हैं, मध्य एशिया और चाइना से संबंधित माना जाता है। उन्होंने आक्सस की बात की थी हमने, आक्सस सिंधु और गंगा नदी घाटियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। रेशम मार्ग के व्यापार में उनका महत्वपूर्ण स्थान था, बिल्कुल सही है। रेशम मार्ग जो सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट पर इनका क्या होता, नियंत्रण स्थापित हो गया। जैसे ये भारत में सोने चांदी का आगमन बहुत ज्यादा होता है, सोने चांदी का, ठीक है। तो भारत में सोने चांदी का आगमन होता है, भारत को सोने की चिड़िया भी कही जाती है उसी समय। उन्होंने देवपुत्र की मतलब कि उपाध्याय की, अर्थात माना कि हम पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतीक हैं, तो सभी कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुषपुर उसकी राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी थी, बिल्कुल। मथुरा उसकी आर्थिक राजधानी थी, तो आर्थिक महत्व तो होगा ही होगा, ठीक है। उसने गांधार एवं मथुरा कला को संरक्षण दिया, तो ये भी कथन सही है। उसने सातवाहन वंश की स्थापना की, तो कनिष्क ने कोई वंश नहीं, कुषाण वंश से संबंधित था कनिष्क। सातवाहन वंश की स्थापना कुजुल कडफिसिस ने की थी। किसने की थी? कुजुल कडफिसिस, कुजुल कडफिसस ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसके बाद वेंकटफिसस था। तो इसमें ये क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी नहीं सही होगा। ये सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस और यूपीएससी में आ सकते हैं सवाल। अगर इन सबको मेरा लेक्चर देख के आप सॉल्व करेंगे तो कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, और सारे सवालों को आप कर लेंगे। अगर ये जो 20-25 सवाल है आप कर लेते हैं तो आपको पूरा मौर्योत्तर काल में से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है। हमने ये बताया था कनिष्क के संरक्षण में, कनिष्क के समय में कौन सा होता है? चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के समय में, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो वसुमित्र करते हैं, मैंने ये बताया था। और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अश्वघोष होते हैं। कहाँ होता है ये? कुंडल वन, मतलब कश्मीर में होता है, कुंडल वन, ठीक है, कश्मीर में। और इसी में महायान और हीनयान में दो संप्रदायों में किसका विभाजन होता है? बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो अब किसके संरक्षण में वसुमित्र और अश्वघोष दोनों आ जाएंगे? उसके में अश्वघोष और वसुमित्र। यदि आप नहीं जान रहे हैं कोई चीज तो उसमें पहले अश्वघोष और वसुमित्र देखिए। फिर नागार्जुन, रागार्जुन भी शून्यवाद के प्रवर्तक थे।
चरक ने चरक संहिता की रचना की थी, ये भी इसके शासन काल में चरक संहिता। और एक विद्वान था जिसका नाम था पारस, वो भी कनिष्क के ही समय में था। तो 5 विद्वान इसके शासन काल में रहे हैं। तो इसमें देखो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो अश्वघोष की रचना चरक संहिता नहीं है, चरक की चरक संहिता है, ठीक है। और अश्वघोष की बुद्ध चरित्र है, यहाँ ये तीसरा अश्वघोष की बुद्ध चरित्र मिलता है। नागार्जुन की शून्यवाद सारिपुत्र प्रज्ञा पारमिता सूत्र है ये इनकी रचना। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब कौन सी घटना कनिष्क के शासन काल से संबंधित है? सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कनिष्क के शासन काल से संबंधित है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति अभी अभी मैंने आपको बताया। शक संवत का प्रारंभ ये करता है 78 AD में, मैंने ये भी आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे। गांधार एवं मथुरा कला का संरक्षण दिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कथन क्या हो जाएगा आंसर? 1, 2 और 3, तीनों आंसर इसके सही हैं। शुंग वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना किसने की थी शुंग वंश में? शुंग वंश की स्थापना सिमुक ने नहीं की थी, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसका अंतिम शासक सुशर्मन नहीं था, इसका अंतिम शासक दूसरा कोई था, विश्वामित्र पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कनिष्क ने नहीं की थी, तो ये भी गलत है। तो ये बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम नहीं था। अब 13वां सवाल देखिए, एक बार मिलाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो कण्व वंश जो था वो वासुदेव उसके संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है। शुंग वंश का सुशर्मक नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। सातवाहन वंश से पुष्यमित्र नहीं, सिमुक होगा। चेदी वंश का सिमुक नहीं होगा, खारवेल होगा। तो ये भी गलत, ये भी पहला सवाल इसमें सही। हाथी गुम्फा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन से थे, ये नहीं होंगे। रुद्रदामन शक शासक थे, ये नहीं होंगे। कनिष्क कुषाण शासक थे, ये भी नहीं होंगे। तो होगा खारवेल का हाथी गुम्फा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल वंश। खारवेल किस वंश का शासक था? चेद या महामेघवाहन? महामेघवाहन वंश, ठीक है, खारवेल। तो उड़ीसा में खारवेल वंश था, जहां कलिंग था, उसको इस चीज को कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके प्रशासन पर मौर्य प्रशासन का प्रभाव दिखाई देता है? तो निश्चित रूप से दिखाई देगा, ठीक है। मौर्य अखिल भारतीय साम्राज्य था, उसका रिफ्लेक्शन है, उसकी जो शैडो है वहां पड़ेगी ही मौर्य प्रशासन का सातवाहनों पर। सैन्य अधिकारियों को प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त था, बिल्कुल। हम जब प्रशासन और समाज पढ़ा रहे थे तो आपको बताया ही थे।
उन्होंने स्वयं को वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक प्रस्तुत किया, ये भी बात सही है। राजकीय महिलाओं की राजनीतिक भूमिका के संकेत मिलते हैं। यद्यपि महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई थी, लेकिन सातवाहन वंश में महिलाओं, जो राजकीय महिलाएं थी, उनके सम्मान में काफी वृद्धि थी। ये जो वंशावली भी थी वो भी मातृ प्रधान थी। राजा भी जो होता था वो मातृ अपने माता का नाम पहले लगाया था, तो उनकी भूमिका राजनीतिक रूप से भी प्रबल रही है, ये हम देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4। सवाल है, मौर्योत्तर समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मौर्योत्तर इस काल में जातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। हमने आपको बताया था कि महावस्तु हो या मिलिंदपन हो, 75 और 35 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। विदेशी जो जातियां आती हैं, शिल्प का विविधीकरण, विशिष्टीकरण और विदेशी आक्रमणकारियों के आने से जातियों की संख्या में और बाद में उनको अधम छत्री के रूप में भारतीय शासन में समाहित किया गया। ठीक है, विदेशी समूहों के भारतीय समाज में आत्मसातीकरण ने सामाजिक संरचना को प्रभावित किया, बिल्कुल सही कथन है। दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत की तरह पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी, तो ये गलत है। वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत में ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा सशक्त रूप से दिखाई देता है। दक्षिण भारत में इसको वैसी मान्यता नहीं मिली हुई थी जैसा उत्तर भारत में है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। सातवाहन शासकों ने स्वयं को वर्णाश्रम व्यवस्था का संरक्षक बताया था, यद्यपि बिल्कुल सही है, फिर भी वो पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाया था, तो तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। ठीक, इसको आप ऐसे कर लीजिए। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस काल में शहरीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, बिल्कुल सही कथन है। आंतरिक एवं व्यापार, बिल्कुल। रोम से व्यापार का साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? अरिकामेडू यहाँ से मिलता है। तो और उसके बाद जो सिल्क रूट पर नियंत्रण हो जाता है, रोमन बाजार में भारतीय वस्तुओं की मांग को, व्यापार को प्रोत्साहित किया। तो मैंने एक घटना आपको बताई थी कि प्लिनी इस बात पर दुख व्यक्त करता है कि भारतीय और चीनी मालों के लिए जो रोम है, वहाँ की महिलाएं और पुरुष उसके सिल्क के लिए, उसके वस्त्र के लिए, मलमल के वस्त्रों के लिए व्याकुल रहते हैं। हिप्पालस के मानसून संबंधी ज्ञान ने समुद्री व्यापार को सुविधा प्रदान की, बिल्कुल सही कथन है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो समझिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं तो आप समझिए आपको मौर्योत्तर काल पूरा समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मौर्योत्तर काल से संबंधित कोई भी सवाल दे दिया जाए तो आप उन सभी सवालों को हल करने की स्थिति में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्योत्तर काल के भारत रोम व्यापार का सही युग्म नहीं है? ठीक है, तो भारत से मसाले जाते थे, भारत से हाथी दांत जाता था, भारत से मोती जाता था, और भारत से अरेंटाइन मृदभांड नहीं। अरेंटाइन मृदभांड मतलब जिसके दोनों एम्फोरा, जिसको दोनों तरफ वो रहता था, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। 17वां गलत, डी आंसर इसका गलत है, बाकी सब सही है। डी आंसर गलत है। अब ये पश्चिमी तट से संबंधित पूछा है, कौन सा बंदरगाह? क्वेश्चन क्या पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट से संबंधित है? मैंने इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाया था। ताम्रलिप्ति कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा। अरिकामेडू कहाँ होता है? अरिकामेडू आंध्र प्रदेश। भड़ौच कहाँ है? भरूच या भड़ौच इसको कहते हैं। ठीक है,
ये होगा गुजरात, कोरकई तमिलनाडु। तो क्या होगा आंसर? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मरणोत्तर कालीन कला के 3 प्रमुख मूर्तिकार शैलियों का सही समूह है? गांधार, मथुरा और अमरावती, सांची, भरहुत और सारनाथ। गांधार, नालंदा, सारनाथ, अमरावती, अजंता और एलोरा। तो हमने आपको बताया था, तो ये सातवाहनों ने संरक्षण दिया था अमरावती शैली को, और इन दोनों को दिया था कुषाणों ने या कनिष्क ने। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। आपको मजा आ रहा होगा। यदि आपने क्लास करी है तो आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर यूनानी रोमन कला का प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। उसमें बुद्ध की मूर्तियों में घुंघराले बाल तथा वस्त्रों की सलवटों का अंकन मिलता है, ये भी बिल्कुल सही थी। और मांसल चित्रण करते हैं, मैंने ये भी बताया। ठीक है। इसमें मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था, तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि संगमरमर और ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ था। कुषाण इसके संरक्षक थे। तो आंसर 1, 2, 3, 4, तीसरा गलत है, बाकी सब सही। गांधार और मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? गांधार कला में यूनानी रोमन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही है। मथुरा कला में बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। मथुरा कला में बुद्ध को सामान्यतः यूनानी देवता अपोलो की प्रतिकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो गांधार कला में बुद्ध को अपोलो की माना गया था, न कि मथुरा कला। तो आंसर डी हो जाएगा, डी ही गलत है। ठीक, अमरावती कला की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन। 24वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह हीन यानी चैत्य स्थापत्य के प्रमुख उदाहरणों को दर्शाता है? मैंने इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया था। तो भाजा नहीं है, ये भाजा है। पीतल खोड़ा है, कारले है और कन्हेरी है। दूसरा नागार्जुन कोंडा, गोली, अलैया, जग्गई पेट्टा, अमरावती, सांची, भरहुत, नागार्जुन कोंडा, तक्षशिला, पुरुषपुर, मथुरा, अमरावती। तो हीनयान है, तो ये आंसर ही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैत्य सामान्यतः पूजा स्थल से संबंधित स्थापत्य था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विहार मुख्यतः भिक्षुओं के निवास से संबंधित था, ये भी बिल्कुल सही बात है। चैत्य के अंतिम भाग में सामान्यतः स्तूप स्थित होता था। हमने चित्र बना के आपको दिखाया भी था चैत्य कैसे बना होता था, जहाँ पूजा किया जाता था। चैत्य एवं विहारों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किया जाता था। तो आमतौर पर चैत्य और विहारों का निर्माण स्वतंत्र नहीं होता, जहाँ चैत्य होता था उसी के पास में विहार होता था आमतौर पर। ठीक है, तो ये तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, आंसर आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके। यदि आप इसको बढ़िया से करते हैं और एक बार और रिमाइंड करके चीजों को देख लीजिए। वीडियो है 25-25, 30-30 मिनट की वीडियो है, अधिकतम 20 मिनट कोई वीडियो भी होगा, अधिकतम 30 मिनट का ही वीडियो है। इसको आप लोग 1.5 पे करके देख लीजिए, तो आपको पूरा इतिहास का, मौर्योत्तर काल का पूरी रूपरेखा एक बार बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं कल हम लोग गुप्त काल के
साथ। और फिर आपको जो भी समस्या हो, किसी प्रकार का वो हो, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।